मई 2022 से मध्य प्रदेश में जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं के को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी से जोड़ने हेतु विशेष अभियान था। उसमें ओबीसी, ईबीसी और अत्यंत पिछड़े समाजों को न्याय दिलाने का भी विशेष अभियान रहा है। इसके साथ साथ देश में जो देसी रियासतें राजा महाराजा हैं उनके पास अकुत संपत्ति है और पुरातत्व महत्व की इमारतें हैं, उन सभी को सरकारी करने हेतु 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर अभियान चला। मध्य प्रदेश में वह अभियान बड़ा व्यापक रूप ले चुका है और उस अभियान को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ सम्यक अभियान के चीफ कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, सम्यक अभियान के सेक्रेटरी हेमराज शुक्ले जी हैं। इस अभियान की व्यापकता तो निरंतर बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस बीच ये जो संविधान हत्या दिवस भारत सरकार ने घोषित किया, इसको लेकर मेरे मन में उथल पुथल मची कि ये आखिर क्यों। इससे पहले मैं थोड़ा और भी अपना परिचय 1 मिनट के अंदर देना चाहता हूँ। मैंने अब तक 30 पुस्तकों की रचना किया है, प्रमुख समाचार पत्रों में संपादन भी किया है। इसके अलावा समता, समानता, सम्यकता, सम्मान और स्वाभिमान जैसे विषय को लेकर 1989 से ही निरंतर विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस, समारोह आदि करता रहा हूँ। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में लाने के लिए भी प्रशिक्षण देता रहा हूँ और पत्रकारिता का भी प्रशिक्षण सन 89 से ही देता चला है। और आप सब लोगों के स्नेह, आशीर्वाद एवं विशेष अनुकंपा से कहना चाहिए कि सन 1995 से ही मुझे चोटी के नेताओं ने गुरुदेव बोलना शुरू किया और पता नहीं देखते ही देखते मेरा एक नाम गुरुदेव के हो गया। मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नाम तो फिलहाल है। सम्मानीय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12 जुलाई अभी हाल ही में को देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्वीट किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही पूर्वक 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया था। उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया है। उसी ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी बातों को रखा कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है। यहाँ मैं मनाने जैसे शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, उन्होंने लिखा है इसलिए। उसी तारीख में दूसरे ही दिन 13 जुलाई को भारत का राजपत्र असाधारण में गृह मंत्रालय की अधिसूचना इस आशय की प्रकाशित हो जाती। मैंने इन तीनों चीजों को देखा क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कितना अध्ययन करना होता है, लेखन के क्षेत्र में कितना अध्ययन करना होता है। तो अध्ययन था, घटनाओं की जानकारी थी, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है। संविधान हत्या दिवस अर्थात संविधान की हत्या हो गई थी, ये भारत सरकार मान रही है। कब? 25 जून 1975 को, आज से 49 साल पहले। तब जब संविधान की हत्या ही हो गई तो उसके बाद देश किस संविधान के भरोसे चल रहा है, यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। नया संविधान अस्तित्व में कब आया, और यदि नहीं आया तो क्या हम मरे हुए संविधान के भरोसे चल रहे हैं? इस संविधान का निर्माण साधारण बात नहीं थी। 1946 में
इसकी शुरुआत की गई, फिर देश का विभाजन हुआ, 299 सदस्य संविधान सभा के रह गए हमारे भारत में, और भारत के संविधान के लिए संविधान के निर्माण का काम शुरू हुआ। 299 सदस्यों ने 22 समितियों में बंटकर देश के कोने कोने में जाकर, भिन्न भिन्न वर्ग में जाकर सब तरह की समस्याओं का, जीवन शैली का, भविष्य में आने वाली चुनौतियों का बारीकी से अध्ययन किया और सबकी सिफारिशें बनी। कई कमरे भर गए थे उन सिफारिशों से, और उसके बाद में संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास रखा गया। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और मेरे ख्याल से पत्रकार बंधुओं से भी कोई नहीं डाल सकता। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज हमारे सामने आ जाते हैं, हमको एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम में न्यूज समेटनी होती है, या एक पुस्तक के रूप में कोई किसी रचना को सामने लाना होता है, तो शुरू कहाँ से करें समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है केवल लिपिबद्ध करना नहीं है, क्रमबद्धता के साथ लिपिबद्ध करना एकदम जटिलतम कार्य है, और उस जटिलतम कार्य को डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरा किया। पूरा हुआ तब 30 नवंबर 1949 को ये भूमि, नागपुर की भूमि, इस देश के लिए कई प्रकार के संकेत देती आई है। ये गुरु भूमि है, यहाँ से कई चीजों की उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा लिया था बौद्ध धर्म की, हिंदू धर्म की एपिसोड जिसके बारे में मैं 1 मिनट में आगे बताऊंगा। तो बौद्ध धर्म अपनाया था, यहीं पर आरएसएस का मुख्यालय है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में 30 नवंबर 1949 को प्रकाशित किया कि इस संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन शासन पद्धति में जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई थी उसको यहाँ इस संविधान में नजरअंदाज किया गया है। मतलब विरोध वहीं से शुरू हो गया। उससे पहले भी विरोध की शुरुआत हो चुकी थी हिंदू कोड बिल को लेकर के, लेकिन आगे विवादित स्थितियां देखते हुए बिना हिंदू कोड बिल के ही संविधान की रचना हो गई। संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। लोग कहते हैं लागू हो गया, या जैसे हमारी किताब प्रकाशित होती है, किताब का विमोचन होता है, जिस दिन किताब का विमोचन होता है उस दिन मैं कहता हूँ इस किताब की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अम्बेडकर जी को चुनाव के बाद इसको अलग अलग भाग में बांटकर हम पूरा का पूरा लागू करवा लेंगे, और बाद में 6 भागों में बांटकर हिंदू कोड बिल को लागू भी किया गया। इससे पहले क्या हुआ, इस हिंदू कोड बिल को लेकर करपात्री महाराज जो राम राज्य परिषद के संस्थापक थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया देश में। आरएसएस ने दिल्ली जैसे राजधानी स्थल में 27 सभाएं ली, बड़ा आक्रामक रूप अपना लिया गया, और किसी तरीके से वो हिंदू कोड बिल लागू न हो। बाद में हो गया लागू, तो आरएसएस जैसे संस्थान को बाद जनसंघ बन चुकी थी। उसके बाद इधर राम राज्य परिषद था, हिंदू महासभा, इन सब ने उस संविधान का विरोध उस समय से ही करना जारी रखा। अर्थात संविधान लागू होने के 1 साल पहले से लेकर निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही। ये पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा जी के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्होंने सामंतशाहियों के खिलाफ तीखे शब्दों में प्रहार किया। तो उस बात को लेकर राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर रियासत की राजपूत, उन्होंने बड़ा विरोध किया। इनने हमको देखते हुए ये कहा, और उसी समय से सभी रियासतदारों ने एकता बताना शुरू कर दिया और विरोध शुरू किया। मध्य प्रदेश में द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार को गिरा के संयुक्त विधायक दल की सरकार बना दी गई, और ये क्रम निरंतर चलता रहा। इस बीच श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं को मिले विशेषाधिकार एवं राजभत्ते को बंद करने के लिए विधेयक संसद में लाई। पहली बार 1 सितंबर 1969 को
लोकसभा से तो पारित हो गया था विधेयक, लेकिन राज्यसभा में मात्र एक मत से पिछड़ गया और वो विधेयक पारित नहीं हो पाया। इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी और उन्होंने तत्काल 5 सितंबर को ही राष्ट्रपति से चर्चा कर अध्यादेश लागू करने के लिए कह दिया और अध्यादेश लाकर राजा महाराजाओं के पृथ्वीपक्ष और राजभत्ते बंद करने का निर्देश जारी हो गया। देश के पूरे राजा महाराजाओं ने, और उस समय में कहते भी हमें कष्ट होता है, लेकिन उस समय जनसंघ और भी अन्य दल सभी लोगों ने मिलकर के विरोध किया, न्यायालय गए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1969 में ही उस अध्यादेश को निरस्त कर दिया। सामने भारत की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। अमेरिका जैसे देश ने कई बंदी से लगा दी, 2 शक्तियों में बटा हुआ था पूरा विश्व, और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विश्व में भारत की शक्ति क्यों इतनी बढ़ रही है, इस बात पर पूरे विश्व की नजर थी और विश्व भारत में उथल पुथल मचाना चाहता था, हस्तक्षेप करना चाहता था। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की सिफारिश संविधान के अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों के तहत, और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की। अब यहां एक बात आती है और ये आम तौर पर यही चर्चा होती है, यही बात फैलाई जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हुआ था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद अपील करने की व्यवस्था होती है। इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट में अपील की इंदिरा जी ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की, प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए आपातकाल लागू करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई। इसी पे इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था, गरीबी हटाओ अभियान के तहत। इससे भी लगा कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पूरे देश भर के सारे पूंजीपति और सामंतशाही और जितने इंदिरा हटाओ वाले नेता एकजुट थे, इस कारण से आपातकाल लगाना पड़ा, क्योंकि अगर यहां विद्रोह होता, देश में आंतरिक व्यवस्था गड़बड़ाती, तो विश्व की वो शक्तियां हावी हो जाती, प्रतिक्रियावादी देश हावी हो जाते और भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता था। अमूमन सभी देशों में जब सीमा पर युद्ध होता है तो आंतरिक व्यवस्था को, देश की आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु इस प्रकार के कड़े कानून लागू किए जाते हैं। तो मीसा कानून सन 1971 में लागू किया गया, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये है मीसा, मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए मीसा कानून 1971 में लागू किया गया, 1975 में नहीं। ये बात अलग है कि मीसा कानून के लागू होने पर, आपातकाल के लागू होने पर, अब मीसा कानून तो पहले लगा था, आपातकाल के लागू होने पर मीसा कानून के दुरुपयोग की बात सामने आने लगी। जो राजनेता सड़क पर उतरकर आंदोलन आदि चलाते थे, उन पर रोक लगाने के लिए निश्चित रूप से मीसा कानून के तहत गिरफ्तारियां की गई। प्रभावित पक्ष हमेशा किसी भी इस प्रकार की धारा या नियम कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाता है। ये दुरुपयोग का आरोप तक सही है, लेकिन क्योंकि देश में आपातकाल लागू करने पर उसे स्वीकार्यता देशवासियों से नहीं मिल पाई। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि एकाएक भारत में नोटबंदी अभी वर्तमान में जो हमारे मोदी जी ने लागू किया, एकाएक नोटबंदी लागू की गई तो उसे भी देश की स्वीकार्यता नहीं मिल पाई थी। मेरा मानना है कि ये दोनों ही, आपातकाल लागू करने का निर्णय और नोटबंदी का निर्णय भी संविधान के दायरे में हुआ है, संविधान से हटके नहीं हुआ है, संविधान के हत्या करके नहीं हुआ है। हाँ, संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग की बात की जा सकती है, और एक बार जब दुरुपयोग का आरोप लगाएगा, दूसरा वर्ग बताएगा कि इस कारण किया गया, काले धन को रोकने के लिए किया गया, नोटबंदी के लिए बताएंगे,
और इंदिरा जी के टाइम में लोग बताएंगे कि भाई आंतरिक सुरक्षा को खतरा था इसलिए आपातकाल लगाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, राजपत्र का प्रकाशन सप्ताह में 15 दिन में एक निश्चित तिथि को होता है। यदि कोई अत्यंत अनिवार्य बात आ जाती है, नई व्यवस्था देनी होती है, तब किसी भी दिन राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। उसको असाधारण राजपत्र बोलते हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी यहाँ पर, तत्काल ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि संविधान अध्यादेश घोषित करना पड़ा, असाधारण। दूसरी चीज, राजपत्र में जो घोषित किया जाता है उसमें संविधान के प्रावधान देने पड़ते हैं कि किस प्रावधान के तहत सरकार की ओर से ये व्यवस्था दी जा रही है। और यदि वह प्रावधान नहीं है तो अध्यादेश ला करके उस अध्यादेश का उल्लेख उस राजपत्र में किया जाता है। बाकी राजपत्र में कोई राजनीतिक बात नहीं लिख सकता। ये राजपत्र में जो जारी हुआ, आप लोगों ने सब देखे होंगे, आपके सबके मोबाइल में पड़ा हुआ है, उसमें कोई संवैधानिक बात नहीं लिखी गई है। हमारा मानना है कि वो अपने आप में आपसे बड़ी भूल हो गई है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, आप अपने आप में असाधारण हैं। आप हम सबके प्रधानमंत्री हैं, केवल भाजपा के ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हम सबके अभिभावक भी हैं। अभिभावक से भी गलती हो जाती है। आपसे भूल हो गई, भावावेश में हो गई होगी, पार्टी के लोगों ने बोला होगा कि आपातकाल के दौरान ऐसा ऐसा हुआ है, इसको तो संविधान अध्यादेश घोषित कर दिया जाए, और आपने भावावेश में उसको संविधान अध्यादेश घोषित करने की इजाजत दे दी और गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी भी कर दी। ये भूल हो गई है, बड़ी भूल हो गई संविधान। प्रधानमंत्री जी आपसे कृपया करके हम पर हमारे इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अनुग्रह कर दीजिए। हमें अब तक इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारा संविधान मर गया, संविधान अध्यादेश घोषित हो गया। हमारा प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। उसके बाद हमने 25 जुलाई को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अब हर जगह की राजधानियों में जाकर के भी कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक बात जाए, हमारा आग्रह जाए, और हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी को जैसे ही भूल का एहसास होगा, निश्चित रूप से वे अपने इस निर्णय को वापस ले लें। और यदि वो निर्णय वापस नहीं लेते, तब ऐसी स्थिति में हम न्यायालय भी जा सकते हैं। आग्रह ये मुख्य बात इसमें यह है, आपके सामने आखिरी पॉइंट ये कि संविधान की हत्या 25 जून 1975 को हो गई, तो उसके बाद में आपातकाल लगा। फिर आपातकाल का समापन क्या संविधान के प्रावधानों तक कैसा हुआ? फिर चुनाव किस प्रावधानों के तहत हुए? फिर नई सरकार ने शपथ किस प्रावधानों के तहत दिया? सरकार किन प्रावधानों से चल रही है? पुलिस कार्रवाई किन प्रावधानों से कर रही है? ये देश का संचालन किन प्रावधानों से चल रहा है? हम कहाँ हैं? हम बिना संविधान के। इससे विश्व मंच पर बड़ी विचित्र स्थिति बन जाएगी। आमतौर पर विश्व के अपने देश किसी देश को मान्यता देते समय भी ये विचार करते हैं कि उस देश का संचालन संविधान के तहत हो रहा है या नहीं। यदि ये पता चलेगा हमारी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को, विदेशियों को, हमारे विरोधियों को, कि भारत का संविधान तो 49 साल पहले ही मर गया है, उसकी हत्या हो गई है और बिना संविधान के भारत चल रहा है, तो विश्व मंच पर हमारी स्थिति क्या होगी? बड़ी परेशानी आ जाएगी। हो सकता है ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी तत्काल नया संविधान बनाने की घोषणा कर दें। संविधान जीवित है, इस बात का एहसास दिला दीजिए। यदि मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा अपना समय कभी? अगला कदम हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय में याचिका लगाएंगे। जीवन मृत्यु से परे है, इसकी हत्या कौन कर सकता है? अभी आपने संविधान के